हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि सेमेस्टर फोर्थ की बुक है, एस वेल रेगुलर और एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स की। इसका चैप्टर नंबर 4 आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऑलरेडी 3 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में उन चैप्टर्स के लिंक हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना। इस बुक के हम सारे लाइन वाइज चैप्टर को कवर कर रहे हैं आपके सिलेबस वाइज, ताकि आपके जो मई जून में एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो जो भी चैप्टर मैं अपलोड करूंगा सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, वो डिस्क्रिप्शन से आप जाके चेकआउट कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बन के रेडी हो चुके हैं। ईजी मिनिमम अमाउंट 120-130 रुपये जो भी आपको पे करके वो नोट्स की PDF को आप बाई कर सकते हो। तो जो बच्चा नोट्स बाय करना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा नीचे की साइड, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से लेकर नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल पास कर सकते हो एग्जाम, ठीक है, आपको कोई बुक और सपोर्टिंग मटेरियल और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इतने सफिशेंट है नोट्स, अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कॉल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी बीकॉम की बुक सेमेस्टर फोर्थ की इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम ये चैप्टर क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ए कंट्री resident enter into transaction with the resident of other country। कह रहा है एक कंट्री के रेजिडेंट्स जो है जब एंटर करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस में, तब उस जगह पर जो रेजिडेंट्स होते हैं अदर कंट्रीज़ के, ठीक है, वो सारे के सारे या उनके जो होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। आगे है देयर ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होने वाले ट्रांजैक्शंस, उसमें चाहे इंक्लूड्स हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स सर्विस, इन्वेस्टमेंट मेड अब्रोड, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो बाहरी मुल्क या बाहरी देशों के लिए होती है अब्रोड के केसेस में, और साथ ही साथ कोई भी इंटरेस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट का केस भी शामिल होता है। द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस कंट्री इकोनॉमिक। एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कंट्री को इन्फ्लुएंस करता है। दे हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्राइस लेवल, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, परचेजिंग पावर और एटसेट्रा। और इनका इम्पैक्ट जो है वो किस किस पर देखने को मिलता है? प्राइस लेवल पर, ग्रोथ पर, एम्प्लॉयमेंट पर, परचेज पावर और एटसेट्रा, ठीक है। द कंट्री दिस फैक्टर इज टर्न्स इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट मॉनेटरी। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। एवरी कंट्री प्रिपेयर ए समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। हर एक कंट्री अपनी कुछ समरी बनाती है ट्रांजैक्शंस को लेकर। सच ए समरी, वो जो समरी है उसको हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्लियर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? एक देश में, किसी भी देश में जो लेखा जोखा होता है उसका हिसाब किताब रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। क्लियर है। आगे लिखा है द IMF पब्लिकेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। IMF पब्लिकेशंस ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनुअली तौर पर डिस्क्राइब किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक तरह का स्टैटिकल स्टेटमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है एक गिवन पीरियड का डेटा, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट, द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम बिटवीन एन इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि कोई भी ट्रांजैक्शंस चाहे वो गुड्स की हो, सर्विस की हो, या उन दोनों इकोनॉमी के बीच की हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब किसी दूसरी अन्य अदर कंट्री से हो, वो इसमें शामिल है। दूसरी चीज़ है चेंज ऑफ ओनरशिप एंड अदर चेंजेस इन द कंट्री मॉनेटरी गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। किसी भी तरह का चेंज ऑफ ओनरशिप हो सकता है जहां पर कंट्री की मॉनेटरी चेंज होती है, या फिर कोई भी स्पेशल राइट्स हो सकते हैं उनको क्लेम किया जा सकता है, या लाइबिलिटी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की वो पे होगी। तीसरा पॉइंट है
unilateral transfers and counterparts entries that are needed to balance in the accounting sense. वो ट्रांसफर्स या वो काउंटरपार्ट एंट्रीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग सेंस में ट्रांसफर्स होती हैं. Any entries for the giving transactions, किसी भी तरह की एंट्री फॉर द गिविंग ट्रांजेक्शन एंड चेंजेस विच आर नॉट म्यूचुअली ऑफसेटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें समरी शामिल होती है. ठीक है, समरी में लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ए समरी प्रीपेड अकाउंट अकॉर्डिंगली ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. बीओपी अकाउंट जो है एक समरी प्रिपेयर्ड अकाउंट होता है जो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के टाइम पर किया जाता है. इट हैज़ द टू साइड्स, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स कॉमर्स में तो बहुत कॉमन है. ठीक है, लाइक एनी अदर अकाउंट, जैसे कि बाकी अकाउंट्स होते हैं. दूसरा आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ए समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ कंट्री विच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है उसकी समरी इसमें शामिल होगी. ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रिस्पेक्ट और अकाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना वगैरह इसमें शामिल होंगे. एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स, किसी भी तरह की कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स एंड payment made for import of goods and services, capital transferred for non-residents foreigner, incomes or investment remitted abroad or received from abroad. कोई भी तरह की इनकम हो सकती है, चाहे वो remitted हो abroad से या फिर received from abroad हो. कोई भी तरह की जो हमारी इनवर्स या रिवर्स इंटरनेशनल कंट्री में बढ़ा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को. थर्ड पॉइंट आता है कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कंट्री विद काउंट्री, ये कंट्री ने COUNTRY. ठीक है, कंट्री भाई, कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब कि जो बाकी अन्य देश हैं उनसे आप किस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हो. दोनों देशों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं सेम कंट्री में इंक्लूड होंगे वो सारे. फिर आता है फ्लो स्टेटमेंट. फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट इज ए कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लोगो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है ऑन द पोजिशंस ऑफ ए पर्टिकुलर डेट. एक पर्टिकुलर डेट पर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो पोजीशन हुई है वो आप चेक कर नहीं सकते इसमें. तो इट इज़ ए मोर लाइक ए फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो इसको हम ज़्यादातर फंड फ्लो स्टेटमेंट कह सकते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस के आवाजाही दिखते हैं, जहाँ पर पैसा कितना आ रहा है. एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी. ठीक है, रेदर देन द लाइक ए बैलेंस शीट, और थोड़ी थोड़ी जैसे कि बैलेंस शीट है. आगे लिखा है डेफिनेट टाइम पीरियड. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कवर करता है, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली 1 साल के लिए. इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड सच एज 6 मंथ. और इसको शॉर्टर टाइम पीरियड के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे 6 मंथ हो गया, 3 months of even 1 month depending upon a country requirement. आगे लिखा है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम जो है ट्रांजैक्शंस वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जिसको बुक कीपिंग सिस्टम भी बोला जाता है. जैसे आजकल तो नहीं, बट पहले जो दुकानें होती थी बनिया वगैरह वो पर्चियों पर लिखते थे. ठीक है, अब तो मैनुअल बिलिंग होने लगी, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड हो गया. पहले होता था मैनुअल बिलिंग, तो वैसी बुक कीपिंग हो गई. ठीक है, तो वो उसमें डेबिट क्रेडिट और इक्वल एंट्रीज करना, तो ये सब चीज़ें शामिल थी. फिर आता है हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखेंगे कि जैसे 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब करे जाते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन होते थे, कंट्री वाइज बोल सकते हो, तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटेड होते थे गोल्ड्स. और हमारे यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्री की एक्सपीरियंस है ट्रेड करने के, वो डेफिशिट्स में जाते थे, मतलब कम रहते थे दूसरों के मुकाबले. ग्रोथ रेट जो है बहुत कम होता था 19th सेंचुरी में इंडिया का. ट्रेड प्लस जो है प्राइमरी मेथड जो है जिनसे पैसा आता है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहती है, ये सारे मेथड वहाँ पर नहीं थे. नेशनल इकोनॉमिक
यहाँ पे लिखा है नेशनल इकोनॉमी वेयर नॉट वेल इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। नेशनल इकोनॉमी पूरी तरह से जो है वो अभी इंटीग्रेटेड नहीं हुई थी। सो स्टीप ट्रेड इम्बैलेंस रेयरली प्रोवोक्स क्राइसिस। तो इस जगह पर जो है इम्बैलेंस होता था। रेयरली क्या होता था कि क्राइसिस के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते थे, जहाँ पर हमारे इंडिया का पैसा जो है वो मोस्टली डेफिसिट दिखाता था। ए कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइटल फॉर द फॉलोइंग रीजन। किन कारणों से एक कंपनी या एक कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वाइटल्स होता है। तो लिखा है बीओपी ऑफ ए कंट्री रिवील्स इट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवील करता है या इकोनॉमिक स्टेटस को रिवील करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट can be used for indicators of determining whether of country currency value appreciating or depreciating। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको ये दिखाता है कि किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, मैंने करेंसी वाली वैल्यू की बात करी है, तो वो कितनी अप्रिशिएट हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, ये दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी $1 की वैल्यू चेक करी है कि इंडियन रुपीज़ में कितनी होती है INR में? तो ये दिखाता है समथिंग 82.63, कभी 82.65, 70, ऐसे कभी कभी 83 भी पहुंच जाती है, बट इसके अप्रोक्स अराउंड रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंक्रीज और डिक्रीज रेट वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हेल्प्स टू गवर्नमेंट टू डिसाइड ए फिजिकल एंड ए ट्रेड पॉलिसीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसाइड करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज रखनी चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल और ट्रेड पॉलिसीज बनानी चाहिए। इट प्रोवाइड्स important information to analyze and understand the economic dealing of country with other countries। और ये एक important information provide करता है दूसरी कंट्रियों की, क्योंकि अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का मोटो क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है। तो वो सब चीज़ें ये हेल्प करता है प्रोवाइड करवाने में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एनालाइज द पॉलिटिकल ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए। इंडस्ट्री ग्रोथ मतलब अपनी एक इंडस्ट्री, एक कंपनी है, मान लो मैकडोनल्ड्स नाम से मैंने दिल्ली NCR में कंपनी खोली। अब मेरे को अपने बर्गर अगर फॉरेन में बेचने हैं तो मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जब ग्रो करेगा, एक्सपोर्ट होगा, तब वो जाके वहाँ पहुँचेगी ना। तो ये पॉलिसी को सपोर्ट करता है वही वाली, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, the various item recorded in the balance of payment account can be classified used under the following heads। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है कि करंट अकाउंट, और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट, तीसरा कंपोनेंट है अनलिटरल पेमेंट अकाउंट, और चौथा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये हैं 4 अकाउंट जो हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हर एक तरह की ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है जो कि नेशनल इनकम से होता है। करंट अकाउंट वो चीज़ें दिखाता है जो नेशनल इनकम, जैसे आप जनरेट कर रहे हो, इंडिया में रहकर कमा रहे हो, तो इंडिया में जो आपने अकाउंट खुलवा रखे हैं तो नेशनली आपके पास जो पैसा आ रहा है साल भर में, जितना भी ट्रांजैक्शंस है वो सारा दिखाएगा। तो एक तरह से इसके 2 मेजर ग्रुप्स में इसको डिवाइड करा जाता है। पहला ग्रुप है विजिबल और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दूसरा ग्रुप है इनविजिबल और सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पहला मर्चेंडाइज और दूसरा होता है इनविजिबल और सर्विस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेरियस आइटम इंक्लूड इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 साइड्स होती हैं, जैसे कि आपने हर एक अकाउंट में पढ़ा है। एक होती है डेबिट साइड, DR बोलते हैं, एक होती है क्रेडिट साइड जिसको हम CR बोलते हैं। डेबिट साइड के अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है मर्चेंटाइज इंपोर्ट, मतलब कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, परचेज को इंपोर्ट, और अगर हम कुछ भेजते हैं, सेल करते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे? अब इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। परचेज मतलब क्या होता है, जब हम माल को खरीदते हैं,
माल खरीदते हैं तो जो गुड्स है वो क्या होता है, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब वो गुड्स हमारी तरफ आ रहा है। और जब कोई चीज़ आ रही है, अंदर आ रही है, तो उसको बोलते हैं इन। इन मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, इम। तो आप उसको बोलोगे इम्पोर्ट। क्या बोलोगे? इम्पोर्ट, उससे याद आएगा। और ऐसे ही उसका अपोजिट जो है वो बाहर जाएगा, आउट होगा, तो वो एक्सपोर्ट। क्लियर है? और डेबिट साइड जो होती है उनमें आता है दूसरी चीज की इनविजिबल इम्पोर्ट, जिसमें परचेज की सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, टूरिज्म सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, अदर सर्विस, इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन लोन। तीसरे के एफ आता है पॉइंट अगला, डिविडेंड पेड ऑन फॉरेन लोन्स इन्वेस्टमेंट। एच पॉइंट है हमारा, जी पॉइंट है सैलरी ऑन फिक्स्ड पेड ऑफ फॉरेनर्स। फिर आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर सारे इसके अपोजिट हैं। अगर यहाँ परचेज है तो यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पर परचेज ऑन सर्विसेज है तो यहाँ पे सेल ऑन सर्विसेज। जो सर्विसेज यहाँ पे शामिल है, सेम सर्विसेज इसमें आती है, बट इसमें सर्विसेज हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसमें परचेज करते थे और इसमें सेल हो जाएगी। नेक्स्ट अकाउंट है, सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैपिटल अकाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। कैपिटल अकाउंट को कौन कौन से 3 पार्ट्स में बांटा है? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्राइवेट कैपिटल अकाउंट, दूसरा है हमारा बैंकिंग कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्राइवेट कैपिटल अकाउंट, बैंकिंग कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पहले इनको समझते हैं, ये तीनों होते क्या हैं। द प्राइवेट कैपिटल अकाउंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस। प्राइवेट कैपिटल अकाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट के अंदर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों ही इन्वेस्टमेंट शामिल होती है, साथ ही साथ बैंक के लोन्स, फॉरेन करेंसी और डिपॉजिट्स एटसेट्रा जैसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा बैंकिंग कैपिटल इंक्लूड्स। बैंकिंग कैपिटल अकाउंट क्या है? तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे मूवमेंट्स इन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल असेट्स। जो भी हमारी एक्सटर्नली असेट्स हैं वो सारी मूवमेंट करेगी तो वो। एंड सेकंड चीज इज flexibility of commercial bank and cooperative bank which are authorized to deal in foreign exchange। वो कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक इसमें शामिल होते हैं जो ऑथराइज्ड डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। थर्ड अकाउंट आता है ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। इट रिफर्स टू द अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डिंग इन फॉरेन करेंसी। ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट हमेशा जो थर्ड अकाउंट है ये, इसमें आता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखता है, तो आरबीआई इसमें शामिल है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं जिसके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी से। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स अकाउंट। क्या होता है? ए यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट इज वन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। ये एक ऐसा तरीका है मनी ट्रांसफर करने का, या गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने का, एक पार्टी से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने का एकमात्र तरीका होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। इसका यूज़ बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया जाता है जब गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के पेमेंट्स को बनाती है। दूसरा लिखा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो हम केस ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सारे इसमें शामिल होते हैं। ए यूनिलेटरल ट्रांसफ़र डिफर फ्रॉम द बिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बिलेटरल ट्रांसफ़र से अलग होते हैं। बिलेटरल ट्रांसफ़र जो होते हैं वो बिल्कुल इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं पूरे। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकर्स फ्रीक्वेंटली गिफ्ट इन एवरीडे लाइफ। यूनिलेटरल अकाउंट्स में आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं एवरीडे लाइफ पे। दिस इज कैन बी कंस्ट्रक्ट विद द बिलेटरल ट्रांसफ़र। बिलेटरल ट्रांसफ़र से अलग होते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फंड्स, मनी और सर्विसेज जो जैसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक बर्थडे गिफ्ट या कोई भी वेडिंग प्रेजेंट जो है, शादी वगैरह का प्रेजेंट हो गया या बर्थडे गिफ्ट हो गया, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोवाइड कराया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट।
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है गवर्नमेंट का एक होल्डिंग अकाउंट, जिसका मतलब होता है कि ऑफिशियल एजेंसीज इसको रन करवा रही है और इसका काम होता है सेटलमेंट करना इंटरनेशनल क्लेम्स को, और साथ ही साथ इंक्लूड्स इन द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट देयर आर ऑफिशियल परचेज, जो भी ऑफिशियल परचेज या सेल हुई है फॉरेन करेंसीज में उनको अदर में रिवर्स करना। ठीक है, इसेंशियली दिस टाइप ऑफ अकाउंट कीप्स ट्रैक ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ना रिजर्व अकाउंट, ये बेसिकली काम यही करते हैं कि ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने से रिलेटेड इसमें काम आते हैं। सेंट्रल बैंक जो है इसको असेट्स की तरह इस्तेमाल करती है और नेशंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट और सरप्लस में मैच करवाने में हेल्प होती है। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेज क्या है? कॉजेज मतलब होता है कारण, किसी भी चीज़ के इम्बैलेंस होने के कारण क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो कोई अर्थ है, अभी अर्थ इम्बैलेंस हो जाए तो उसके कुछ कारण होंगे। तो ऐसे ही जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस होता है जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसके भी कारण है। तो उसके कुछ फॉलोइंग रीजंस होते हैं जो लिखे हैं। पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर भी कुछ सब फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब जिसमें हो सकता है कहीं कहीं पे डेवलपमेंट में कमी हो, जहाँ पर खर्चा नहीं करा गया हो डेवलपमेंट को लेकर। सपोज करो आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो और वहाँ पर डेवलपर ने कोई चीज़ डेवलप नहीं करी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सारा लाइट से काम होता है, आपने लाइट ही नहीं लगवाई, पूरे दिन बिना लाइट के आप काम कैसे करोगे? ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मान लो बेड ही नहीं है या ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये क्या है? डिस डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। दूसरा पॉइंट आता है cyclical disequilibrium. Such disequilibrium arise due to fluctuation in import and export caused by business cycles. The boom in business activity in the country increase aggregate demand, composition और प्राइजेस। ये जो होती हैं बिजनेस साइकिल्स, इसके अंदर कोई भी तरह की बूम्स और इंक्रीमेंट शामिल होता है। किसी भी तरह का इंगेजमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, गुड्स डिमांड, प्राइसेस वगैरह। द कंट्री इम्पोर्ट मोर कंज्यूमर गुड्स टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड। जो कंट्री होती है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है गुड्स को इम्पोर्ट करने की, वो इस वजह से क्योंकि डिमांड्स सप्लाई ज़्यादा होती है, कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। आगे लिखा है सर्कुलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम जो है कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेंडिंग नहीं रहता। इन द डेवलपमेंट इकोनॉमी या इन द डेवलपमेंट कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट, डिस्पोजेबल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड आर जनरली वेरी हाई। और ऐसे कुछ देश हैं जैसे कि यूएस वगैरह, जहाँ पर लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। डिमांड्स ज़्यादा होंगी तो क्या करना पड़ेगा? डिस्पोजेबल इनकम को एग्रीगेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, वेजेस के रेट बढ़ जाएंगे, और हाई रेट पर जब काम होगा तो प्राइसेस भी हाई होंगे। तो कोई भी अगर हम गुड्स वगैरह कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो लोअर कॉस्ट पे क्वालिटी जो आएगी, वो प्रोड्यूस करने की क्वालिटी बहुत ख़राब आती है। फिर आता है पॉलिटिकल फैक्टर। हमने पढ़ा ऊपर इकोनॉमिक फैक्टर, नीचे हम पढ़ रहेंगे पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि कोई भी सिविल वॉर हो सकती है। सिविल वॉर मतलब हो सकता है दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ मान लो यूट्यूब के हमें कुछ पैसे वगैरह मंगाने हैं और अभी यूक्रेन वगैरह की लड़ाई चल रही है जैसे, ठीक है। तो जब लड़ाई चलेगी तो उस जगह पे क्या होगा, हमारे काम रुक जाएंगे। कोई भी दूसरी देश से, एक देश से कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह, कोई भी काम लेना देना होगा वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर चल रही है। रॉयट्स हो सकते हैं या फिर टेररिज्म हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल वॉर हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में और लार्ज कैपिटल आउटफ्लो में या इनफ्लो पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। चेंजेस इन टेस्ट मतलब कि लोगों की चेंजिंग हो चुकी है, लोगों के ना स्वाद में बदलाव आ गया है। पहले लोग मान लो फॉर एग्जांपल जब लोग छोटे थे तो लोगों को पार्ले जी बिस्कुट अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है कोई पार्ले जी बिस्कुट पूछता नहीं। अब लोगों को कौन सा चाहिए? अब लोगों को चाहिए चॉकलेट के बिस्कुट, लोगों को चाहिए और नए ज़माने के बिस्कुट, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ों में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में
गिरावट आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो लोगों को पुराना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है डिफरेंट मेजर ऑफ करेक्ट डिस इक्विबिलियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं मेजर करने के करेक्ट डिस इक्विबिलियम को बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मतलब किन तरीकों से हम ये पता लगाएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विबिलियम पर है, मतलब संतुलित में नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे लिखा है ऑटोमेटिक करेक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिक करेक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक करेक्शन एक तरह का सॉफ्टवेयर है फ्रीली बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑटोमेटिकली चेक करने के लिए, जो बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ गलती है, इसमें कोई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी जो है वो कम हो रही है, या कोई भी इंपोर्ट वगैरह के कुछ कॉस्टली हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर सेकंड चीज़ आता है डेलिब्रेट मेजर। डेलिब्रेट मेजर के अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं। पहला मॉनेटरी मेजर हो सकता है, दूसरा उसके बाद ट्रेड मेजर हो सकता है। ठीक है, और तीसरा है थर्ड पॉइंट उसका मिसलेनियस मेजर हो सकता है। ठीक है, अभी डेलिब्रेट मेजर का मेन ये होता है कि डिस इक्विबिलियम इज नॉट करेक्टेड ऑटोमेटिकली, कि डिस इक्विबिलियम अगर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होगा, उसको स्टेप्स लेकर सुधारना पड़ता है। कौन से स्टेप? जैसे कि हम मॉनेटरी मेजर ले सकते हैं। मॉनेटरी मेजर में आप ये देखो कि जहाँ पर एक्सपेंशन करना है, यहाँ पर रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन एक्सपेंशन मनी सप्लाई जो है वो एकदम करेक्ट तो है ना, पहली चीज़ तो वो देखो, जिसमें आपके SLR, CRR, RR, ठीक है, तो ये रिजर्व रेशो और ये जो रेशो वगैरह है ये तो करेक्ट लगे हैं ना। दूसरी चीज़, हम डीवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, डीवैल्यूएशन मतलब कि अपने जैसे करेंसी की वैल्यू को कम कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले। ठीक है, तीसरा है एक्सचेंज कंट्रोल करके देख सकते हैं। फिर आता है ट्रेड मेजर। ट्रेड मेजर के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशंस कर सकते हैं। एक कंट्री जब बूस्ट होती है तब वो अपने एक्सपोर्ट को रिड्यूस करती है इंपोर्ट की ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए, इंपोर्ट पर नहीं, एक्सपोर्ट पर। ठीक है, ताकि लोग इनकरेज हों एक्सपोर्ट करने में, तभी तो मार्केट जो है एक्सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि अमेरिका में कोई गुड्स को नहीं भेज रहा अभी, और मैंने इंडिया वालों से बोला कि अगर आप अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट करते हो तो हर एक एक्सपोर्ट करने पे मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तो लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। गिफ्ट के लिए लोगों को आदत पड़ने लगेगी, और जो गिफ्ट होगा उससे दोनों का बेनिफिट है। ठीक है, अपनी कंट्री का और उनकी कंट्री का। आगे लिखा है मिसलेनियस मेजर्स। यहाँ पर आते हैं मिसलेनियस मेजर, तो यहाँ पर बहुत सारे होम ट्रेड, टूरिज्म्स वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसीज, एरर और ओमिशंस क्या क्या होते हैं स्टैटिकल तौर पे? दो ही स्टैटिकल यहाँ पर बताए हैं, दो ही फैक्टर बताए हैं। पहला फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है लार्ज स्मगलिंग ऑफ इलीगल ऑपरेशंस एंड एस्केप द ऑफिशियल रिकॉर्डिंग अपीयरेंस। स्मगलिंग होती है इलीगल ऑपरेशंस की, मतलब कि इलीगल तौर पर चीज़ों को भेजा जाना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और इसी तरह से इसकी रिकॉर्डिंग अपीयरेंस कराती है। दूसरी डिस्क्रिपेंसी है टाइमिंग मेजरमेंट की, टाइमिंग मेजरमेंट नहीं होता जो। फिर आता है इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। की फीचर्स ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन क्वेश्चन 2 ऑफ 2021 आवर यूज फॉलोज। तो देखो 2021 और 20 में जो क्वेश्चंस थे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जो की फीचर्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखा है इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस मॉडरेट टू $15.5 बिलियन परसेंटेज ऑफ द GDP इन क्वेश्चन 2022। देखो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि पहले जब सबसे पहले इसको रखा गया था मॉडरेट करने के लिए, तो US का 15.5 बिलियन GDP जो है इसके परसेंट में शामिल था 2020 और 21 में। फिर उसके बाद थोड़ी देर टाइम बाद हुआ, फिर वो बढ़ गया। US का जो डॉलर था, US की सरप्लस है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो 19.2 बिलियन हो चुकी थी। 3.8% की GDP इंक्रीज हो गई थी 2020 से 21 में। फिर आगे चला तो 7.6 बिलियन की GDP घट चुकी थी 19 से 20 में। मतलब पिछले साल अगर हमने देखा तो GDP घटी थी, और अगले साल देखा तो GDP इंक्रीज हो रही थी। ऐसे ही आपको इसमें काफ़ी सारे ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड के दौरान बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाई हुई है।
जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है ड्यूरिंग द अप्रैल सितंबर 20 और 21 की। इंडिया ने रिकॉर्ड करा था कि करंट सरप्लस 3.1% का जीडीपी रेट जो है वो बढ़ा है 20-21 के अंदर, जिसकी वजह से 1.6% की गिरावट आई थी इंडिया के करेंसी ट्रेड में। ठीक है, आगे लिखा है नेट इनविजिबल रिसिप्ट वर लोअर देन HI of 2020 and 21, mainly due of decline in the net private transfer receipts. At the last of this chapter, I have to show a figure. तो फिगर ये है कुछ इस तरह की। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि मेजर आइटम्स ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से शो कर रखी है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जुलाई सितंबर 2020 के अंदर, ये जुलाई सितंबर 2019 के अंदर और 20-21 और 19-20 के अंदर, ये अप्रैल से सितंबर है, ये जुलाई से सितंबर है, ये 19 से 20 है, ये 20 से 21 का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 से 20 का। तो ये है 19 से 20 का अप्रैल से सितंबर, और ये है जुलाई से सितंबर 19 से 20 का। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ क्रेडिट लिखा हुआ है, कुछ डेबिट लिखा हुआ है, कुछ नेट लिखा हुआ है। करंट अकाउंट यहाँ पे आपको शो कर रखा है। करंट अकाउंट भाई अप्रैल से सितंबर के बीच 19 से 20 में जो है गुड्स कितना क्रेडिट हुआ था, $322.2 बिलियन, और डेबिट कितना हुआ है 344.8, और टोटल नेट कितना है माइनस करने पे 22.5% का माइनस में चला गया है। हमने इतना 3.22 क्या किया था, हमने $3.22 बिलियन का परचेज किया, मतलब क्रेडिट खरीदा उसे। ठीक है, अपने पास लिया, हमने उसको भेजा कितने का 3.44, तो जितना खरीदा उससे ज़्यादा भेज दिया ना भाई, तो माइनस में चला गया। इसी को अगर हम अगले साल में देखें, मतलब 2020 के में देखें, 2020 में और 21 में अप्रैल में, तो अप्रैल में नेट 13.4 का बेनिफिट हुआ है। क्यों बेनिफिट हुआ है, हमने खरीदा 273 बिलियन का और बेचा 238 का। इसको उल्टा समझो, डेबिट क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, तो ऐसा उल्टा समझो कि जो डेबिट है वो परचेज है, क्रेडिट जो है वो सेल है, तो जो डेबिट है वो परचेज है। तो जब हमने कोई चीज़ 238 की खरीद ली और उसको बेच रहे हैं 273 में, तो बेनिफिट हुआ ना, 34.8 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखो, अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो मैं एक ईयर का समझाऊंगा, कोई भी ईयर का। डेबिट मतलब समझ लो परचेज, क्रेडिट मतलब समझ लो सेल हुआ है। ठीक है, तो अप्रैल की पकड़ लेते हैं। अप्रैल 2019 से 20 के अंदर हमने 344 रुपये का गुड्स परचेज किया, फिर हमने उसको 322 रुपये में बेचा। 344 रुपये की सामान को 322 रुपये में बेचोगे तो घाटा ही तो होगा, तो घाटा हुआ है कितने का, 22.5 रुपये का। ऐसे ही नीचे हमने गुड्स के साथ साथ और भी चीज़ें बेची। हमने क्या करा, हमने सर्विसेज को भी बेचा, फिर हमने प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, कैपिटल फंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेजर करी गई अलग अलग टाइम पीरियड पे। और यही अगर हमने 2020 में आप देखोगे तो 20 में जो हमने नोट करा वो ये करा कि डेबिट साइड जो है वो 238 है और क्रेडिट साइड कितनी है 273 की, मतलब फ़ायदा हो रहा है। हमने कम पैसों में खरीद के ज़्यादा पैसों में बेचा तो 34.8 का नेट प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, तो पहले साल जो 2019 का साल था उसमें घाटा हुआ, तो 2020 में आपको प्रॉफिट भी हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बस ट्रांजैक्शन समरी बताता है। नीचे आपका इसका ग्राफ देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ है। नीचे आपको ईयर शो कर देगा, यहाँ पे ये आपके साल दे रखे हैं, कौन कौन से साल आपको कितना कितना प्रॉफिट और मार्जिन हुआ है। और फिर यहाँ पर इस साइड आपको चेंज दिखा रखा है कि कितने का चेंज हो रहा है। जो ये ग्राफ पे आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कितना सरप्लस है, कितना माइनस में जा रहा है, जो ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये सब। बाकी अब आप ग्राफ इतना नहीं आता एग्जाम में, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चंस ही आते हैं।
बाकी नीचे समरी आ चुकी है, मीन्स चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एसएल के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए और शेयर करते रहिए ग्रुप्स वगैरह में। और एक चीज़, एसएल के रिगार्डिंग जितनी भी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ बीकॉम सेमेस्टर 4th की, भाई सारी सीरीज़ हम बना रहे हैं चैनल एक्सप्लेन पे। हर एक सब्जेक्ट की सीरीज़ अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना, जाके ज़रूर से चेक करना। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे आपको कुछ टाइम में ही, और आपको सारे मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, सारे लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स परचेज करने हैं, तो नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आपको स्क्रीन पे नीचे शो कर जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए कि सर हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बाय करने हैं। तो बाय करने के लिए मिनिमम में 120-30 रुपये जो भी अमाउंट होगा वो पे करके आप नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। बाकी जो अच्छा लगा बुरा लगा वो कमेंट में कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।